हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी 2020 का साइंस एंड टेक पोर्शन जो है पीक में जो पूछा गया था उसको हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर या प्राक केंद्रीय स्थानांतरण, यह तकनीक जो है ये निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग होती है? तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें डोनर स्पर्म के द्वारा जो है किसी एग का निषेचन करना। ऑप्शन बी से जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। तो स्पर्म या शुक्राणुओं को पैदा करने वाली कोशिकाओं का जीनी रूप से या आनुवांशिक रूप से रूपांतरण। ऑप्शन सी से डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो। स्टेम सेल्स या जो स्टेम कोशिकाएं होती उनके द्वारा एम्ब्रियोज यानी कि भ्रूण का निर्माण करना। और चौथा ऑप्शन कहता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो जो बच्चे हैं, बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज या माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाले रोगों को रोकना। तो ये चार ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन को चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म। तो इन विट्रो एक जो शब्द आता है इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है शाब्दिक अर्थ होता है इन आर्टिफिशियल मीडियम, इन आर्टिफिशियल मीडियम, कृत्रिम रूप से किसी चीज को संपन्न कराने को हम कहते हैं इन विट्रो। तो अगर गर्भाधान कैसे हो रहा है, गर्भाधान सामान्य रूप से हो रहा है और वो तो ऐसे गर्भाधान को हम इन या ऐसे निषेचन को इन वीवो कहते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से अगर निषेचन हो रहा है तो इसके लिए टर्म होता है इन वीवो। और अगर जिसका नाम एक बड़ा विख्यात है टेस्ट ट्यूब बेबी, और टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कैसा होता है, लैब में होता है, लैब में निषेचन की प्रक्रिया हो रही, तो वो आर्टिफिशियल मीडियम है, किसी की बॉडी के अंदर निषेचन नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है, तो इस तरह के निषेचन को हम इन विट्रो कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो यानी लैब में डोनर स्पर्म के द्वारा, शुक्राणुओं के द्वारा किसी अंडे का फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहलाता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं कहलाता है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। तो स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनको कहते हैं एसपीएम। दीज आर नोन एज एसपीएम, या इन्हें स्पर्म मदर सेल, शुक्राणु मात्र कोशिका कहा जाता है। और ये कोशिकाएं जो हैं ये आगे चलकर स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं में अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें, इनके डीएनए में अगर परिवर्तन कर दें तो उससे जो है जो शुक्राणु पैदा हो रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। किंतु इस तकनीक को भी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं कहते हैं। तो ये दोनों जो शुरू के ऑप्शन है, ये दोनों ही प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के अंतर्गत ये दोनों नहीं आते। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो। तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम कोशिकाएं ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं और इनसे किसी भी प्रकार के अंग या जीव का निर्माण किया जा सकता है। तो स्टेम सेल से जो जीव का निर्माण या जो भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं? तो इसे भी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं कहा जाता। तो चौथा ऑप्शन केवल हमारे पास बचता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जो माताएं होती हैं, माताओं के कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनके एग फॉल्टी होते हैं। तो ये दिस इज द एग, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी। और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, तो माँ का जो ये एग है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं? द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एग आर फॉल्टी, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चलिए बना लेते हैं। ये एग रहा और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि इस एग के लिए एनर्जी पैदा करेगा वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और अब अगर इससे इस अंडे का निषेचन हो जाता है, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? अगर इस अंडे का फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा पैदा होगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल रोग होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित रोग होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक
हेल्दी मदर का एग लेते हैं, एक हेल्दी डोनर का, एक उसका एग लिया, दैट इज एग ऑफ डोनर, ठीक है। और डोनर का एग में उसका ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस से बच्चा पैदा हुआ तो वो डोनर का बच्चा कहलाएगा, जो डोनर मदर है उसका बच्चा कहलाएगा, ठीक है। हमें इस न्यूक्लियस के प्रयोग के द्वारा बच्चे को पैदा करना है। समस्या है कि जो रियल मदर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में समस्या है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो डोनर है, डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ढंग से काम कर रहा है। तो जो हमारा डोनर का एग देख लेते हैं, और द डोनर एग, इसका माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहा डोनर का, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डोनर के एग में ये पूरी तरह से हेल्दी है, यानी कि डोनर का एग जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है, सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम करेंगे कि इस डोनर का जो न्यूक्लियस है उसको हम, उस न्यूक्लियस को हम डोनर से निकाल देंगे। तो डोनर से उसका न्यूक्लियस हमने निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एग है डोनर का, लेकिन उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब जो आपकी मदर है, हेल्दी मदर, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में समस्या है, न्यूक्लियस ठीक है, इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, डोनर के एग में इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जितना भी डीएनए और इंफॉर्मेशन असली माँ की, ये जो रियल मदर का एग है, या जो रियल मदर की इंफॉर्मेशन है वो डोनर के एग में प्रवेश कर गई, और इस तरह से एग अगर हम कहें तो पूरी तरह से किसका कहा जाएगा, अब इस वाली मदर का, क्योंकि इस एग में असली डीएनए किस मदर का है, इसी मदर का, जो रियल मदर है उसका है। डोनर का सारा डीएनए हमने न्यूक्लियस हटा दिया था, तो डोनर का डीएनए भी निकल गया, ठीक है। अब इसको फादर, जो रियल फादर है, उसके स्पर्म के द्वारा इसको हम इन विट्रो में, यानी कि इसको लैब में इसको फर्टिलाइज कर देंगे, और इससे आगे चल के ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये टेक्निक थी, पूरी इस टेक्निक का प्रयोग क्यों करना पड़ा, तो पहला सवाल है कि तकनीक का क्यों प्रयोग करना पड़ा, तो जवाब आता है कि साहब ऐसा है कि जो मदर का एग था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें एक ऐसे डोनर का एग लेना पड़ा जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कर रहा था, और उस डोनर के एग में से जो हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, उसका न्यूक्लियस निकाल के और रियल मदर का न्यूक्लियस उस डोनर के एग में डाल दिया। और इस तकनीक को हम लोग बेसिकली, इसके दो बेसिकली टर्म होते हैं, और उसमें से एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, दिस इज नोन एज अ प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर बेसिकली किसमें आता है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बच्चों में जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होने वाले रोग हैं, उन्हीं में से एक विधि होती है जिसका नाम है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये दो तरह से होता है, स्पिंडल ट्रांसफर होता है और दूसरा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। मोटे तौर पे अगर समझने के लिए हम कहें तो कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में फॉल्टी मदर के एग्स के माइटोकॉन्ड्रिया से बचाव हेतु मदर और के न्यूक्लियस को जो एग में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बेसिकली प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। एक बात इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है, उसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। ये जो तरीका होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी कि हमें काम करना क्या है, मदर के एग न्यूक्लियस को डोनर के न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला ये मदर का एग है और ये डोनर का एग है, इसको डी से लिख देते हैं, और ये किसका है, दैट इज मदर का न्यूक्लियस। और मदर के न्यूक्लियस को हम कहां ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, डोनर के एग में, ठीक है। इसको स्पिंडल ट्रांसफर कहा जाता है। डायरेक्टली मदर का एग निकाला और डोनर में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रक्रिया का नाम, ये पूछा वैसे नहीं जाएगा, ज्यादा डिटेल में है, इसका स्पिंडल ट्रांसफर कहा जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मदर का एग है, ठीक है, ये मदर का एग है, और इसके साथ समस्या क्या है, इसके साथ समस्या ये है कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये रहे उसके फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है हम इसका क्या कर देते हैं, इसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। किससे फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फादर से इसका फर्टिलाइजेशन करा दिया जाए। तो फादर के स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन करा दिया। ये रही रियल मदर का एग और ये है फादर का स्पर्म, से फर्टिलाइजेशन करा दिया। इन दोनों का आपस में जो निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप एक जाइगोट बनता है, या जाइगोट तो नहीं, अभी तुरंत निषेचन हुआ है, तो एक जाइगोट जैसा जीव बना, एक सेक्शन बना, ठीक है। ये रहा एग
और एग में किसका न्यूक्लियस है, मदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें एक और चीज दिखाई पड़ रही, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें पता ही है, इस एग के माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है कि नहीं अभी बचा हुआ है, तो जवाब है फर्टिलाइजेशन अभी हो चुका है, क्योंकि स्पर्म अंदर प्रवेश कर चुका है। और ये रहा फादर का न्यूक्लियस जो कि स्पर्म से मिला। अब ये जो चीज नई बनकर तैयार हुई, इसमें मदर का न्यूक्लियस है, फादर का न्यूक्लियस है, लेकिन समस्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी कैसे हैं, फॉल्टी हैं। अब इस स्टेज में इसको नॉर्मली तरह से निषेचन करा लेंगे। अब इस स्टेज में जब पहुंचने के बाद इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर कर देंगे किस में, ये रहा डोनर का एग। किसका एग है, ये रहा डोनर का एग। और डोनर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे थे, हम लोगों ने सीखा था कैसे माइटोकॉन्ड्रिया थे, डोनर के एग में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है सारे के सारे। तो डोनर का एग पूरी तरह से हेल्दी है। और इस एग के अंदर जो है क्या मौजूद है, डोनर का न्यूक्लियस मौजूद है, जिस ये रहा डोनर का न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा डोनर का न्यूक्लियस, डोनर मदर का न्यूक्लियस। यहाँ पे निषेचन हो चुका है, मदर का न्यूक्लियस है, फादर का न्यूक्लियस है, दोनों अभी बस मिलकर तैयारी हो रहे हैं और डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रीमेच्योर स्टेज में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेज पहला काम क्या है, इस स्टेप में पहले फर्टिलाइजेशन हो जाने देंगे, रियल मदर का एग और रियल फादर का जो स्पर्म है दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, जिसमें मदर और फादर दोनों के ही न्यूक्लियस मौजूद होंगे। तभी हम लेते हैं डोनर का एग जो कि पूरी तरह से हेल्दी है, और इसमें से उसका डोनर का न्यूक्लियस निकाल देते हैं। ये देखिए निकाल दिया, तो डोनर का न्यूक्लियस निकाल दिया गया। और अब हम क्या करने चाह रहे हैं, अब हम करेंगे ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करेंगे, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो मदर और फादर का एग का जो कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस का जो कॉम्प्लेक्स जिसमें मदर का न्यूक्लियस और फादर का न्यूक्लियस है, इसको पूरा का पूरा उठाकर इस डोनर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये रहा मदर का न्यूक्लियस पहुंच गया, और साथ ही साथ उसी के साथ जुड़ा हुआ किसका है न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ फादर। ये फादर का न्यूक्लियस पहुंच गया, दोनों अब लगभग मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। और इस कंडीशन का नाम है दैट इज नोन एज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। तो दोनों तरीका एक ही है, अचीवमेंट क्या करना है कि डोनर के एग के अंदर मदर और फादर की इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी है। शुरुआत वाले तरीके में हमने देखा था कि क्या करते हैं, सबसे पहले डोनर का न्यूक्लियस निकालते हैं, डायरेक्टली मदर का जो न्यूक्लियस है वो डोनर में डाल दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। दूसरे स्टेप में हम ऐसा नहीं करते, दूसरा तरीका ऐसा है, उसमें ऐसा नहीं किया था, जिसको कहते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में हम लोग क्या करते हैं, फॉल्टी मदर के एग और स्पर्म को, हेल्दी स्पर्म को आपस में फर्टिलाइज कर लेने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निषेचन हो जाने देते हैं। और देखिए ये मदर और फादर का जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिक्स होने वाला है, और इधर से हम डोनर का न्यूक्लियस निकाल चुके हैं, डोनर का न्यूक्लियस निकाल दिया, और इन दोनों का ये डबल न्यूक्लियस जो है, डबल न्यूक्लियस हमने डोनर के एग में ट्रांसफर कर दिया, और इसकी तकनीक का नाम होगा दैट इज नोन एज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो मुझे लग गया आपको समझ में आ गया होगा। तो दो तरीके से ये काम किया जा सकता है, और उसमें से जो एक तरीका जिसका नाम है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, और वो किस लिए है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। With the present state of development, artificial intelligence can be effectively do which of the following? तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में बात की जा रही है, इसमें से किन किन 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, और इन पांचों में से किस चीज के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, ब्रिंग डाउन, कुछ ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना। The second option says create meaningful short stories and songs, तो सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना करना। ऑप्शन 3 says डिजीज डायग्नोसिस, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाना। डायग्नोसिस का मतलब निदान नहीं होता, यूपीएससी हमेशा से जो है गलतियां करता रहा है। डायग्नोसिस का मतलब बीमारी का के बारे में पता लगाना, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, टेक्स्ट से स्पीच, यानी कि जैसे कि हम लोग अपने गूगल पे करते हैं कि हम बोल देते हैं और वो बेसिकली टेक्स्ट के रूप में आ जाता है। इसी तरह से कई सारी वेबसाइट्स हैं वो की लिखी हुई चीजों को पढ़कर सुना देती, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। और पांचवा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको यूपीएससी को अभी नहीं रखना चाहिए था, दैट इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का बिना किसी तार के संचार।
तो ये 5 चीजों में से किन किन चीजों में एआई का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना। तो ये बिल्कुल सही है। गूगल जैसी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सर्वर्स में मैक्सिमम 40% एनर्जी लॉस होता है उन सर्वर्स को कूल करने के लिए। अभी अभी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के द्वारा इस कूलिंग कॉस्ट को कम किया है। इसमें जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, उसको कम कर लिया, काफी हद तक इसको गिरा यानी कि कम कर चुका है। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, दैट इज राइट ऑप्शन। इसको एआई की सहायता से बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। नाम क्या है इसका? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक इंसानों जैसी होती है, इंसानों की बुद्धि जैसी होती है, और इसकी सहायता से कंप्यूटर्स जो है वो छोटी छोटी कहानियां और गाने, इन दोनों का भी निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है। तीसरा ऑप्शन दैट इज डिजीज डायग्नोसिस का प्रयोग होना शुरू हो चुका है, जैसे कि कैंसर या अन्य प्रकार की बीमारियों में जो इमेजेस प्राप्त होती है, सीटी स्कैन या एमआरआई की स्कैन की इमेजेस हैं, उनकी सहायता से कंप्यूटर और एआई के मॉडल जो है वो कई बहुत पहले ही आपको रोगी के शरीर में वो पर्टिकुलर डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं उसके बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर, अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर पैदा हो रहा है और उसको सीटी स्कैन या एमआरआई से हम डिटेक्ट करने की कोशिश करें, तो नॉर्मल डॉक्टर्स जो है या मनुष्य जो है उसमें बड़ा, क्योंकि अभी ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो वो उसमें विभेद नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर हो सकता है कि उस पेशेंट को ट्यूमर फ्री घोषित कर दें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे से ट्यूमर को भी बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेती है, और इससे जो है मरीज के अंदर वो ट्यूमर बड़ा होने से पहले ही उसको सप्रेस किया जा सकता है या उसकी सर्जरी के द्वारा रिमूवल किया जा सकता है। तो डिजीज डायग्नोसिस जो है वो भी किया जा सकता है। चौथा, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एआई के द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है। लिखी हुई चीजों को स्पीच में कन्वर्जन या इसको स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है। पांचवा जो है दैट इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन हाँ एआई की सहायता से वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन है और पांचों के पांचों सही है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये लाईफाई से मिलता जुलता चीज है। पिछले कई सालों से वाईफाई, पहले ब्लूटूथ प्रसिद्ध हुआ यूपीएससी में, फिर वाईफाई प्रसिद्ध हुआ, फिर वो लोग लाईफाई या लाइट फिडेलिटी के बारे में बात कर रहे थे, और इस बार यूपीएससी ने पूछा था विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। इसमें प्रकाश की सहायता से जो है 2 डिवाइसेस आपस में बात करती। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होता है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के लिए? आपको एक चाहिए एलईडी का बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड चाहिए, एलईडी का बल्ब जो बिजली की पल्सेस पैदा करता है। और किसके साथ वो बिजली की पल्सेस ऑन और ऑफ होती हैं? ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। तो यानी ये बाइनरी लैंग्वेज में ये एलईडी लाइट बातें कर रही है। किससे बातें कर रही है? आपके मोबाइल फोन से, आपके लैपटॉप से। और बेसिकली एलईडी लाइट से निकले हुए जो प्रकाश की किरणें, जो तरंगे या जो पल्सेस हैं, इसकी सहायता से ये बिल्कुल एक तरह के वाईफाई की तरह, जैसे कि हमारे घर में आजकल वाईफाई लगा हुआ है, आगे चलकर क्या लगेगा? दैट इज द लाईफाई लाइट फिडिलिटी। ठीक है, तो प्रकाश की सहायता से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो डाटा किस चीज का ट्रांसफर कर सकेंगे? डाटा का। और इसमें डाटा का ट्रांसफर धीमा होगा कि तेज होगा? तो लाइट में लाईफाई की खास बात है या वायरलेस लाइट कम्युनिकेशन की खास बात है, इसमें डाटा का ट्रांसफर जो है बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वीएलसी या विजुअल लाइट कम्युनिकेशन यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 to 780 nm। ये याद करने की चीज है, तो बिल्कुल सही है कि वीएलसी में 375 से लेकर 780 नैनोमीटर की वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें प्रकाश तरंगे कहा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी लाइट यूज की? दैट इज एलईडी लाइट। ठीक है, और यही जो है ये कौन सा प्रकाश है? इसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिसको आपकी और मेरी आंखें देख सकती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग रेंज का ऑप्टिकल, और लॉन्ग रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या शब्द आ रहा है? वायरलेस, बिना किसी वायर के कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज पे कर सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। लाईफाई की साथ समस्या है कि ये क्लोज स्पेस, इनक्लोज, जैसे कि किसी कमरे वगैरह में
अगर कोई डिवाइस है और उस डिवाइस वो कई सारी डिवाइसेस हैं, तो एक इनक्लोज या छोटी शॉर्ट रेंज पर तो लाईफाई ठीक से या वीएलसी ठीक से काम करता है, लेकिन लॉन्ग रेंज में कि आप लखनऊ टू दिल्ली अगर आप लाइव वीएलसी का के द्वारा डाटा का ट्रांसमिशन करना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो ये लॉन्ग रेंज पे फेल हो जाता है, लेकिन शॉर्ट रेंज पर इट इज वेरी इफेक्टिव। थर्ड ऑप्शन सेज द वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। तो ये तो एकदम अजीब सी बात हो गई कि ब्लूटूथ से ज्यादा मात्रा में डाटा ये ट्रांसफर कर सकता है। हमें पता है कि हमारा जो ब्लूटूथ से अगर हम अपने पुराने जमाने में कोई इमेज या गाने या वीडियो को अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करते थे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि डाटा की स्पीड क्या थी, बहुत कम थी। उसके बाद आ गया वाईफाई, और वाईफाई के द्वारा जब हम डाटा को ट्रांसमिट करने लगे तो हमारे जो वही फाइलें जो है जिनको ज्यादा समय लगता था ट्रांसमिशन में, अब उनको अपेक्षाकृत कम समय लगता है। और आने वाले समय में लाईफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी या वीएलसी की सहायता से ये डाटा ट्रांसमिशन का रेट क्या होगा, ये और भी बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में टाइम कम लगेगा और डाटा ट्रांसमिशन की जो दर है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो द थर्ड ऑप्शन से वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन सही है और तीसरा सही हो गया। चौथा ऑप्शन कह रहा है वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई भी विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स में इंटरफेरेंस होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई चीज किससे बनी है, प्रकाश के फोटोन से। फोटोन पे किसी भी प्रकार का चार्ज या आवेश नहीं होता, जबकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये ठीक इनमें इंटरफेरेंस होता है, ये ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डाटा का संप्रेषण क्या होगा, ये ट्रांसमिशन ठीक नहीं हो पाता। जबकि प्रकाश के फोटोन कैसे होते हैं, इन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इनमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर असर नहीं डाल पाता। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। With reference to blockchain technology, consider the following statement. ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चलिए, इसमें कुछ सवाल पूछा गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसमें कहा जा रहा है इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विद नो सिंगल यूजर कंट्रोल। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन आने के बाद इतनी ज्यादा इसके बारे में बातें हुई कि हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जान गए। तो जो ब्लॉकचेन होती है उसमें बेसिकली कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन 2-3 सिद्धांत इसमें हम लोग अभी बात कर लेते हैं। ब्लॉकचेन में बेसिकली एक कंप्यूटर से ब्लॉकचेन नहीं बनती। ब्लॉकचेन नेट का क्या होता है, नेटवर्क होता है, और इसमें कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नंबर 1 किससे जुड़ा है, 2 से, 2 3 से, 3 4 से और 4 5 से। सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं और आपस में डाटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक कंप्यूटर में अगर आप कोई एंट्री ब्लॉकचेन में कोई एंट्री करते हो, न्यू एंट्री करते हो, तो सारे कंप्यूटर में वही एंट्री उसी टाइम और वही एंट्री एक साथ रिकॉर्ड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में ऐड करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो इंफॉर्मेशन सारे के सारे कंप्यूटर में उसी वक्त ऐड हो जाती है। और अगर आप इसको इंफॉर्मेशन को बदलने की बाद में कोशिश करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 चीजें समझ में आ रही है कि नॉर्मली क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें क्या है, एक कंप्यूटर नहीं होता, कई सारे कंप्यूटर जो हैं वो इस सिस्टम में आपस में जुड़े होते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, नए तरह की डाटा की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि किसी भी एक कंप्यूटर में अगर हम डाटा की एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री वही डाटा हर तरह के कंप्यूटर में टाइम स्पेंड इस टाइम के साथ फिट हो जाएगा, यानी कि एक ही कार्बन कॉपी सब जगह होगी। और अगर आप डाटा को चेंज करना चाहेंगे तो भी आप ये चेंज जो है सारे के सारे कंप्यूटर्स में एक साथ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक तरह का पब्लिक लेजर सिस्टम है, जिसमें लेजर्स में क्या होता है, जो खाता होता है उसमें बही खाता क्या होता है, उसमें एंट्री की जाती है लेन देन की। वैसे ही यहाँ पर किसकी एंट्री हो रही है, डाटा की। ये पर्सनल लेजर है कि पब्लिक लेजर है, तो पब्लिक लेजर है, क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी इसके मेंबर्स हैं सबको पता चलेगा कि नया डाटा कौन सा ऐड हुआ और कौन सा डाटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डिलीट करना भी बहुत मुश्किल है और वो अपना फिंगरप्रिंट वहां पर छोड़ के जाएगा।
तो इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरी वन कैन इंस्पेक्ट। क्या सारे के सारे मेंबर इस नए डाटा एंट्री को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को देख सकते हैं? तो जवाब है हाँ, सभी के सभी देख सकते हैं। बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल, लेकिन इस पूरे के पूरे नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर पूरी ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहा है? तो जवाब है कोई भी नहीं। सभी के सभी जो है इस ब्लॉकचेन का हिस्सा तो है, लेकिन कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Option number 2 says the structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only। तो ब्लॉकचेन का डिजाइन कुछ ऐसा है, ये ऑप्शन ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन का डिजाइन कुछ ऐसा है या संरचना या विकल्प कुछ ऐसा है कि इसमें केवल समूचा डाटा केवल किसके बारे में? क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा फेमस हुई है जिसका हम कहते हैं बिटकॉइन। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी चीजों के बारे में ही डाटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। इसमें कई अन्य चीजों के बारे में भी डाटा स्टोर करा जा सकता है, जैसे कि बैंक्स। मान लेते हैं एक बैंक है, कौन सा? दैट इज अ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, या एसबीआई, कोई भी बैंक ले लेते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ का स्टाफ है वो किसी को लोन दे रहा है। किसी को क्या दे रहा है? दैट इज लोन दे रहा है, और लोन देने का तरीका कुछ सही ढंग से नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या है, जैसे कि नीरव मोदी के केस में हुआ था। नीरव मोदी बहुत फेमस हुआ था केस, और नीरव मोदी ने एक लोकल पीएनबी ब्रांच से जो बंबई में स्थापित थी, वहां के जो लोग थे उनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा मात्रा में लोन ले लिया, और बाकी के हेडक्वार्टर को इसके बारे में नहीं पता था, या और बाकी की और ब्रांचेस को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये किसी इस तरह से किसी भी तरह की चेन से या किसी चेन ऑफ कमांड से या किसी तरह के नेटवर्क से आपस में जुड़े नहीं थे, सिंपल तरह के इंटरनेट से जुड़े थे। चलो अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर कोई बैंक करता तो क्या इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो इसमें हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, और ब्रांच नंबर 1 जो है ये फॉल्टी ब्रांच है, और ये क्या कर रही है कि गलत तरीके से किसी को क्या दे रही है? लोन दे रही है। और जैसे ही ये लोन के लिए एंट्री रिलीज करेगी, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर, सारी की सारी नोट्स आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही ये गलत एंट्री करने चलेगी तो हेडक्वार्टर को भी इसका पता चल जाएगा, बाकी की जितनी भी ब्रांचेस उसको भी इसका पता चल जाएगा, और इस तरह का किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन का प्रयोग आप किस में कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, उनको किसी भी तरह का डाटा को सेव करने में रख सकते हैं। जो जमीन के कागजात हैं या जमीन की जो मालिकाना हक है, वो उसकी चेन कैसी थी या उसके रिकॉर्ड्स को के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसको भी स्टोर करेंगे, क्योंकि जब भी एक बार डाटा इसके अंदर चला गया तो उससे जब छेड़छाड़ करी जाएगी या उसको चेंज किया जाएगा तो सभी लोगों को, डीएम को भी पता चल जाएगा, एसडीएम को भी पता चल जाएगा, और जो लोकल गांव का व्यक्ति है उसको भी पता चल जाएगा, और जो जिस व्यक्ति की जमीन है उसको भी पता चल जाएगा, क्योंकि सभी लोग आपस में एक दूसरे से ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं, ये बहुत सारी चीजों इसकी संभावना है, असीमित संभावना वाली चीज है। तो ये वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट राइट। The option 3 says application that depends on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission। हाँ, तो ये बात सही है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन अगर तुम चाहो और तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम भी अपनी ब्लॉकचेन डेवलप कर सकते हो। तो इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, किसी भी संस्था की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है, और किसी पर्टिकुलर एजेंसी वगैरह की परमिशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर राइट, व्हाइल 2 इज रॉन्ग। द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बड़ा फैसिनेटिंग चीज है, और आपको दिखाई पड़ रहा होगा इमेज में, दैट इज अ कार्बन नैनो ट्यूब। ट्यूब जैसा होता है और सिंगल लेयर कार्बन से बनी होती है। और चलिए देखते क्या है, इस बारे में 4-5 बातें बताई गई हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन। तो इसके अंदर इनका प्रयोग क्या किया जाता है? ड्रग्स, दवाइयां वगैरह इनमें लगाकर, दरअसल दवा के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है फॉर एग्जांपल मान लेते, या कोई कैंसर की दवा है, तो कैंसर की दवा जो है वो क्या करते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब पे लगा देते। ये नैनो ट्यूब है, नैनो स्केल पे बहुत ज्यादा माइन्यूट है, अगर आपके सामने रख दी जाए तो आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी छोटी होती है, महीन है, और इनको आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इनको प्रवेश कराना शरीर में आसान है। ये बायोसेंसर्स की तरह काम करती हैं, और ये आगे चल के बायोडिग्रेड हो जाती है, मतलब शरीर की WBC जो है इनको समाप्त कर देती है। तो इसका बड़ा ही बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसमें क्या करता है? दवा वगैरह जो होती है, जो मेडिसिन है, जैसे मान लो कैंसर की मेडिसिन है और कोई टारगेट सेल है, कैंसर की कोशिका है, वहां तक पहुंचाना है, तो कार्बन नैनो ट्यूब की सहायता से हम उसको पहुंचा सकते हैं। ये कैंसर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी
और दवा को कोशिका के अंदर रिलीज करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसके द्वारा ड्रग्स यानी कि दवाएं और एंटीजेंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंजाइम्स जो होते हैं सेल के अंदर के वो नैनोट्यूब को नष्ट कर देते हैं, यानी कि शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 2 सेज दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा अटपटा सा ऑप्शन है। जवाब इसके दो हैं। पहला जवाब यह है कि जी हाँ, इसके द्वारा आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर से जब इनके द्वारा जो कैपिलरीज बनाई जाती है उसके अंदर से जब ब्लड बहता है तो वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज कार्बन नैनो ट्यूब एज आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। तो दो जवाब आ रहे हैं कि एक, क्या इसके द्वारा आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है कि अगर इसके अंदर ब्लड को फ्लो कराया जाता है, ब्लड इसके अंदर से जब बहता है तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, और वो जो है पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका प्रयोग इस पर्पज के लिए नहीं किया जा सकता, बट दे कैन बी मेड, इनके द्वारा बनाई जा सकती है रियली। और नेक्स्ट ऑप्शन सेज दैट दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर। तो सभी लोग जानते हैं ये लगभग कि कार्बन नैनो ट्यूब का यूज सेंसर के तौर पे, बायोकेमिकल सेंसर के तौर पे किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और दीज आर बायोडिग्रेडेबल, बॉडी के अंदर WBC और एंजाइम, अलग अलग एंजाइम इनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे जवाब में या यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है दे कैन बी। ठीक है, यहाँ कैन बी, तो क्या इनके प्रयोग से द्वारा बना सकते हैं? हाँ, बनाया तो जा सकता है, लेकिन अभी ये सक्सेस पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। तो इसको कैन शब्द की वजह से इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, ऑप्शन डी। सारे के सारे जवाब सही है। हालांकि इसमें कई लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट राइट, ये भी इसमें बन सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 नॉट। लेकिन पूछा जा रहा है क्या बनाई जा सकती है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, इसके द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, बनाया जा सकता है। अब वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं वो अलग बात है। और ऑप्शन 4 भी सही है, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एक्सपेरिमेंट विच एम्प्लॉयज द ट्रायल ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड्स ऑन मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन द क्वेश्चन रिफर्स टू वेदर 2, न्यू होराइजन, लीजा पाथफाइंडर, इवॉल्व लीजा। इसका सही जवाब है इवॉल्व लीजा। ठीक है, ये क्या चीज है? अभी तक जो है यूपीएससी बेसिकली इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछता था, लेकिन अब यूपीएससी ने नासा और एसा, ठीक है, ये जो सवाल है वो एसा के बारे में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में है। और उनका एक मिशन है, इसका नाम आपको मैंने बता ही दिया है, दैट इज नोन एज इवॉल्व लीजा या एलिजा के नाम से भी कहा जाता है, इट इज एलिजा। ठीक है, इस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो एलिजा है वो बेसिकली जो है ये इसके अंदर लेजर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लेजर के प्रयोग के द्वारा जो है स्पेस ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, किसका प्रयोग पता लगाएंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वाकर्षणी तरंगों का प्रयोग के बारे में पता लगाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई ब्लैक होल, जैसे एक ब्लैक होल ये है, दूसरा ब्लैक होल ये है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, दोनों ब्लैक होल एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, ढेर सारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और इसकी वजह से एक नई तरह की वेव्स पैदा होंगी जिनका नाम है ग्रेविटेशनल वेव। और ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली पृथ्वी पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, अमेरिका में है, और उसका नाम है LIGO, LIGO। ठीक है, LIGO वेव, और LIGO की सहायता से हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन LIGO के साथ प्रॉब्लम है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई डायमेंशन है वो क्या है, काफी छोटे हैं। नंबर एक समस्या ये है। और दूसरी समस्या है कि पृथ्वी पे चूंकि वाइब्रेशन वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज चला करती है, जिसकी वजह से इसके जो डाटा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव डाटा इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हम अगर LIGO जैसा ही इंस्ट्रूमेंट बना के कहाँ भेज सकें, स्पेस में भेज सकें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, एलिजा में या इवॉल्व लीजा में क्या किया जाएगा, इसमें 3 स्पेसक्राफ्ट होंगे, और तीनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से करीब 25
लाख किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक दूसरे से करीब 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये रहेंगे और ये समबाहु त्रिभुज की तरह होंगे। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब ये दूरी और ये दूरी कैसी होंगी, सेम होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, सेम हो, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो। इनके बीच में ये जो लाइन मैंने बनाई ये क्या चीज है, दैट इज द लेजर। ये कौन सी लाइट है, दैट इज लेजर लाइट। अब होता क्या है कि जब ग्रेविटेशनल वेव किसी जगह से होकर गुजरती है, ठीक है, इतनी बड़ी मशीन अगर पृथ्वी बनाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इतना बनाना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पृथ्वी कैसी गोल है, जबकि अंतरिक्ष में ये चीज बड़ी ही आसानी से स्टेबल रहेगी। तो ग्रेविटेशनल वेव जब इसके पास पहुंचती तो क्या होता है कि जो आर्म से जो हमें पता है कि भुजाओं के बीच की लंबाई कैसी सेम है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से होकर गुजरती है तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कभी ये हो सकता है ये छोटी हो जाए और ये आर्म क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो ये जब चेंजेस आते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, और इस चीज को रिकॉर्ड करके हम यूनिवर्स के बारे में नई बातें और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में नया तरह के साइंस की खोज कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आने लगी कि ये बेसिकली क्या मिशन है। ये मिशन बेसिकली क्या है, ये दिस मिशन बिलोंग्स टू 3 स्पेशल काइंड ऑफ स्पेसक्राफ्ट विच आर ट्रेवलिंग विच विल ट्रेवल इन। ये बेसिकली मिशन 2034 में छोड़ा जाएगा, ठीक है, अभी है भी नहीं ये। और दीज स्पेसक्राफ्ट will move round the earth in a plane of equilateral triangle। और इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच की दूरी कैसी होती है, आर्म्स के बीच की दूरी सेम रहेगी। और एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में या स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट के बीच में किसकी बीम भेजी जा रही है, लेजर लाइट भेजी जा रही है। और जब कभी भी ग्रेविटेशनल वेव वहां से होकर गुजरेगी तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस है, जो भुजाओं की लंबाई है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी, वो या तो घट जाएगी या बढ़ेगी। और उसको ये स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेज देगा। इसकी सहायता से हमें किसके बारे में पता चलेगा, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चलेगा। तो इसका सही जवाब है दैट इज इवॉल्व लीजा। और ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, 2034 में लॉन्च किया जाएगा। किसका मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन क्या किए जा सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ, किए जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है इसको जेनेटिक चेंजेस एग या स्पर्म ऐसी कोशिकाओं में किए जा सकते हैं जो कि आगे चलकर एग या स्पर्म पैदा कर सके। दूसरा ऑप्शन है, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अभी अभी जो है फर्टिलाइजेशन हो गया है और सेल जो है अपनी संख्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करना शुरू कर दिया कोशिका ने। ऐसी स्थिति में क्या इसमें जेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं, तो हाँ, किए जा सकते हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9 और इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्रिस्पर कैस9 तकनीक की सहायता से अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है जीन्स की एडिटिंग किसमें की जा सकती है, एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में की जा सकती है। द थर्ड ऑप्शन सेज दैट ए ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ पिग। तो क्या इंसानों की स्टेम कोशिकाएं, उन्हें क्या हम पिग यानी कि शुगर के अंदर उनका प्रवेश करा सकते हैं? तो ये बिल्कुल ये करंट का क्वेश्चन था, 2019 में ऐसा किया गया था। इंसानों की कौन सी कोशिकाएं, मसल सेल, ऐसी स्टेम सेल जो कि मसल्स का निर्माण करने वाली थी, उनको मिक्स कर दिया गया था पिग के एम्ब्रियो से। और ये पिग का एम्ब्रियो जो है ये ह्यूमन मसल सेल्स का निर्माण करना इसने शुरू कर दिया गया था। तो ये बेसिकली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था और ये किया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं और सही जवाब आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। तो तीनों के तीनों इसके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन? तो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का के उपयोग का क्या महत्व है? There are 3 statements. The first statement says these vaccines are effective against pneumonia. नाम ही क्या है, न्यूमोकॉकल, तो जाहिर सी बात है न्यूमोनिया तो होगा ही। न्यूमोकॉकल न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो जी हाँ, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस तीनों के पे ही असर करती है, तीनों के लिए ये आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है।
The option number 2 says dependence on antibiotics that are not effective against drug resistance bacteria can be reduced. तो ऐसी एंटीबायोटिक जो कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के खिलाफ ठीक से काम नहीं कर रही, उनके ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। तो हाँ, ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली जो ड्रग रेजिस्टेंस एंटीबॉडीज या इस तरह के बैक्टीरिया क्यों पैदा हो रहे हैं, उसका रीजन है बच्चों को होता है निमोनिया, बहुत ज्यादा मात्रा में निमोनिया हो रहा है। अब ये इसका फेफड़ा बना लेते हैं। इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे को? इसको हो गया निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया हो रहा है। अब इसका उपचार, अगर आप डॉक्टर होते तो इसको क्या देते? इसको देते इसकी जान बचाने के। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी चीज असर होगी? एंटीबायोटिक दवा। कौन सी? एंटीबायोटिक दवा इसको लार्ज अमाउंट में देंगे। अच्छा, बैक्टीरिया को हर बच्चे के अंदर जब बैक्टीरिया प्रवेश करता तो उसको यही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। इसलिए धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, इसके अंदर पैदा हो जाती है रेजिस्टेंस। ये गुड अब ये पहले की तरह ये देखो ये डेविल में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस पैदा हो गई। अब उतनी ही मात्रा में या उस एंटीबायोटिक के प्रयोग के द्वारा इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने अभी क्या बना लिया? हमने एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का निर्माण कर लिया। अगर हम न्यूमोकोकल, अच्छा वैक्सीन का क्या करते? वैक्सीन क्या इलाज करती है? नहीं, वैक्सीन इलाज नहीं करती, इट इज फॉर प्रिवेंशन। तो अभी ये बच्चा है, नया न्यूबॉर्न बेबी है और इसको हमने शुरुआत में ही कौन सी क्या दे दी है? वैक्सीन दे दी। कौन सी वैक्सीन? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दे दी है। इसकी वजह से इसके शरीर के अंदर इस न्यूमोनिया से लड़ने की क्या उत्पन्न हो गई? इम्यूनिटी, ठीक है। अब आगे चल के इसके शरीर में न्यूमोनिया का बैक्टीरिया इसके शरीर में प्रवेश करेगा और प्रवेश करते ही शरीर का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को मार देगा। जाहिर सी बात है बच्चा कभी बीमार होगा ही नहीं, और जब बीमार होगा ही नहीं तो उसे एंटीबायोटिक दवाएं देने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। तो बिल्कुल इसको रिड्यूस किया जा सकता है। द थर्ड ऑप्शन सेज दैट दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन। तो ये एक बड़ा सिंपल सी बात है, इसको अभी समझ लीजिएगा कि भारत में लगभग जितनी भी वैक्सीन मिल रही बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन, हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। दुनिया में कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है और हर वैक्सीन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन उनसे अलग नहीं है। बस कुछ वैक्सीन, कई सारी वैक्सीन ऐसी होती है जो काफी हद तक कैसी होती है? सेफ होती है। जैसे कि ये वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसमें एलर्जिक रिएक्शन बहुत ना के बराबर होता है। कई लाखों की आबादी में 10 लाख बच्चों को लगा दोगे तो किसी एक में एलर्जिक रिएक्शन दिखाई पड़ेगा जो कि ट्रीटेबल होता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट ऐसा नहीं कि, लेकिन बच्चे को इसको लगाने के बाद बुखार वगैरह आ जाता है, तो दैट इज अ साइड इफेक्ट। तो हाँ, इस वैक्सीन को लगाने से साइड इफेक्ट होते हैं और इससे एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट राइट। तो सही जवाब हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, और ये रहा आपका सही जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन बी, 1 एंड 2 आर राइट बट 3 इज नॉट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट हैव। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशाभित्तियां पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल या कोशाभित्तियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन से प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वह पाई जाती है। The third option says mature plant cell has one large vacuole while animal cell has many vacuoles। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल्स होती है, उसमें एक बड़ी सी रिक्तिका लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में कई सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है। चलो इसको देख लेते हैं इमेज। देखिए ये एक प्लांट सेल है और दिस इज द एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल के बाहर जो सबसे किसी भी प्लांट, कोई भी पौधे की कोशिका होगी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। और ये किससे बनी होती? इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट इज नोन एज सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली ये सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? दैट इज सेलुलोज। तो सेल वॉल कहां पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है, एनिमल्स में ये नहीं पाई जाती। दूसरी जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। एनिमल्स के केस में अगर बात करें तो एनिमल्स के केस में सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशापला, और प्लांट में सबसे बाहर की झिल्ली का नाम के जगह का नाम क्या है? दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे जो पतली सी ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब
सेल मेम्ब्रेन पौधों में भी पाई जाएगी और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी पाई जाएगी। सेल पौधों के केस में देखें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिस लेयर का नाम होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल पौधों में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी मिलेगी और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में मिलेगी। फिर बात आती है वैक्यूल की, तो ये दिखाई पड़ रही बड़ी सी वैक्यूल, और ये वैक्यूल क्या कर रही है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये हरित लवक है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ढेर सारा खाना, और ये खाना के कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में। और इस खाने को स्टोर करने के लिए छोटी वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी या बड़ी, तो जवाब है बहुत बड़ी सी वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांट सेल्स में बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में अपेक्षाकृत छोटी छोटी वैक्यूल पाई जाती है। हालांकि वैक्यूल दोनों में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल और एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल। तो चलो देख लेते, फिर से देखते हैं सेल वॉल कहां पाई जाएगी। तो हम लोगों ने एक बात की, सेल वॉल कोशा भित्ति कहां पाई जाएगी, केवल और केवल कहां पाई जाती है, पौधों में। फिर दूसरी बात है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पाई जाएगी, एनिमल्स में भी पाई जाती है और ये प्लांट में भी पाई जाती है। फिर बात आती है वैक्यूल की, कहां पाई जाएगी, वैक्यूल पौधों में भी पाई जाएगी और जंतुओं में भी पाई जाएगी। यहाँ बस ये लार्ज होगी और यहाँ पे कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीन ऑप्शन थे हमारे पास कि ऑप्शन नंबर 1 वाज प्लांट सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट हैव। तो प्लांट की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। सही जवाब है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल। तो अभी अभी हमने सीखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट में भी मिलेगी और एनिमल में भी मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 सेज मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल। तो जो मैच्योर परिपक्व पौधा उसमें एक बड़ी सी कोशा भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कई सारी छोटी छोटी कोशा भित्ति पाई जाती है। ये भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1 and 3 ओनली। सही जवाब है 1 and 3 ओनली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following are the reason factor to exposure to benzene pollution? निम्नलिखित में से किसमें बेंजीन का प्रदूषण होता है। तो नंबर 1 2 3 4 5 देख लेते हैं। नंबर 1 ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं, क्या इससे बेंजीन का पॉल्यूशन होता है। तो जितने भी डीजल चालित वाहन है या जितने भी पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन है, उनसे किस चीज का निर्माण होता है, खासकर बेंजीन का पॉल्यूशन होता है। तो यही सही जवाब है, टोबैको का स्मोक। तो पुराना जवाब है कि सिगरेट के धुएं में बेंजीन के अंश पाए जाते हैं। लकड़ी की बर्निंग, किसी भी चीज जिसमें महक हो अलग तरह की, उसमें नॉर्मली एरोमेटिक पदार्थ पाए जाते हैं और लकड़ी पर जलने से भी बेंजीन रिलीज होती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इसका वार्निश वुडन फर्नीचर, और वार्निश किए हुए वुडन फर्नीचर में भी बेंजीन पाई जाती है। और पांचवा है दैट इज यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। तो पॉलीयूरेथेन से बने हुए पदार्थों में भी बेंजीन पाई जाती है, ठीक है। पॉलीयूरेथेन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। दैट इज पॉलीयूरेथेन, और ये जो है इससे किसका निर्माण होता है, दैट इज फोम। और फोम को जब जलाएंगे तो इससे बेंजीन जो है वो निकलेगी। यानी कि पांचों के पांचों जो क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 and 4 ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर समरसेबल पंप। तो सोलर पावर के प्रयोग के द्वारा सरफेस पंप का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन समरसेबल पंप का सरफेस पंप को, जो सतह पर पाए जाने वाले जो पंप है उनको तो चलाया जा सकता है, लेकिन समरसेबल पंप को नहीं चलाया जा सकता। चलो देख लेते हैं इसका क्या चक्कर है। तो सोलर पावर का ये जो सोलर पैनल है क्या पैदा कर रहा है, बिजली। अब बिजली से तुम कौन सा पंप चला रहे हो, सरफेस वाला सतह पे रखा हुआ पंप चला रहे हो, या समरसेबल जो जमीन के अंदर पहुंचा हुआ गहराई में गया पहुंचा, जैसे यहाँ पे समरसेबल पंप लगा हुआ है, इसको चला रहे हो। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि इससे समरसेबल भी चला सकते हैं और सरफेस वाला भी चला सकते हैं। तो ये केवल बिजली पैदा करता है। बिजली से तुम समरसेबल चलाओगे, सरफेस चलाओगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट विद वन पिस्टन। तो फिर वही चीज कि सेंट्रीफ्यूगल पंप चला सकते हैं इससे, लेकिन जो पिस्टन वाले पंप हैं उनको नहीं चलाया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है कि इसमें पिस्टन और सेंट्रीफ्यूगल चाहे किसी भी प्रकार का पंप अगर वो बिजली से चल रहा तो उसको आप इसके द्वारा रन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है आपका गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा नीदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी नहीं। यानी कि
ये केवल सोलर पैनल का काम है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। किस टाइप का पंप आप चलाना चाहते हैं वो आपकी डिपेंडेंसी, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर उस पंप को, जो भी पंप इन क्वेश्चन है, अगर वो बिजली से चलता है और जितनी भी बिजली की जरूरत अगर वो सोलर पैनल पैदा कर रहा है तो वो किसी भी प्रकार का पंप चला सकता है। ठीक है, तो ये थे आपका अभी तक के सवाल जो सन 2020 के साइंस टेक के सवाल थे, वो हम लोगों ने आज क्लास में सॉल्व किया। अब 2019 के साइंस टेक के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।